ग्रुप 15 की हम लोग बात कल कर रहे थे और हम लोग हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 15 पे आ गए थे। तो स्ट्रक्चर जो है हाइड्राइड्स ऑफ, सॉरी मैंने ना वो नहीं लगाया हुआ, ठीक है। सो ये हम कर रहे थे। सो इसमें जितने भी हाइड्राइड्स होते हैं ग्रुप 15 के नाइट्रोजन फैमिली के, उनकी शेप जो है इट इज पिरामिडल। दैट शेप इज पिरामिडल। एक्चुअली हाइब्रिडाइजेशन जो है इसकी, हाइब्रिडाइजेशन वो होती है sp3। तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो तो शेप होनी चाहिए थी टेट्राहेड्रल, लेकिन क्योंकि इसके पास एक लोन पेयर प्रेजेंट है तो इसलिए नेचुरली इसकी ज्योमेट्री जो हो जाएगी वो हो जाएगी पिरामिडल, क्योंकि लोन पेयर को हम ज्योमेट्री में कंसिडर नहीं करते। तो लोन पेयर की वजह से डिस्टॉर्शन हो गई, तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री जो है वो डिस्टॉर्ट होके पिरामिडल बन गई। तो ये सारे जो हाइड्राइड्स हैं इन सब की शेप पिरामिडल ही है। और पिरामिडल में जो अमोनिया होता है, या जब भी आप sp3 हाइब्रिडाइजेशन देखते हो पिरामिडल शेप जिसमें अमोनिया है, तो इसका एंगल होता है 107 डिग्री। लेकिन बाकियों के केस में अगर आप देखो तो इनके जो एंगल है वो 107 नहीं है, इट गोज ऑन डिक्रीजिंग। ये जैसे जैसे आप ग्रुप में नीचे मूव कर रहे हो तो इन हाइड्राइड्स के जो एंगल हैं वो नीचे की तरफ डिक्रीज होते जा रहे हैं, ठीक है। अब वो क्यों, जबकि इनकी सबकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, सबकी शेप पिरामिडल है, तो इनका एंगल क्यों डिक्रीज होता जा रहा है? ये हमने बात केमिकल बॉन्डिंग वाले चैप्टर में भी की थी सेम 1 में, ठीक है। उसका रीजन ये है क्योंकि जब आप ग्रुप में नीचे मूव करते हो, यानी कि ये हो गया अमोनिया, फॉस्फीन, आर्सीन, ठीक है, स्टिबीन एंड बिस्मथीन, तो जब आप नीचे की तरफ मूव करते हो तो ये जो ग्रुप 15 के एलिमेंट्स हैं इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी गोज ऑन डिक्रीजिंग। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, ठीक है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो डिक्रीज हो रही है, राइट। और नेचुरली जो सेंट्रल एटम है इट इज सराउंडेड बाय 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स, 3 बॉन्ड पेयर्स हैं, 1 लोन पेयर है। ये तो सारा इसका स्ट्रक्चर ये के बारे में ही बता रहा है, वो आपको ऑलरेडी पता है। नेचुरली अगर मैं यहाँ पे लिख के बताऊं, नाइट्रोजन के पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिसमें से 3 उसने हाइड्रोजन के साथ शेयर करके कोवलेंट बॉन्ड बना लिए, यानी कि ये वाले जो बॉन्ड हैं, ये वाला और ये वाला बॉन्ड पेयर्स, इलेक्ट्रॉन पेयर्स, इनको हम बॉन्ड पेयर कहते हैं। तो बॉन्ड पेयर कितने हैं इसके पास? 3। और लोन पेयर किसके कितना है इसके पास? ये किसी के साथ बॉन्ड नहीं बनाता, तो ये है लोन पेयर। सो लोन पेयर इसके पास है 1, ठीक है। सो जैसे जैसे हम ग्रुप में नीचे मूव करेंगे नाइट्रोजन से बिस्मथ की तरफ, एक तो एटम का जो साइज है इट गोज ऑन इंक्रीजिंग एंड इट्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस। तो जैसे मैंने अभी पहले भी बताया आपको कि जब हम ग्रुप में मूव करते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हो रही है, क्योंकि धीरे धीरे एटॉमिक साइज जब ग्रुप में आप मूव करते हो तो वो इंक्रीज होता है। तो नेचुरली जो ये पोजीशन है बॉन्ड पेयर्स की, इट शिफ्ट्स मोर एंड मोर अवे फ्रॉम द सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम से जो बॉन्ड पेयर है वो धीरे धीरे पीछे की तरफ चल जाता है, यानी कि सेंट्रल एटम से बॉन्ड पेयर की पोजीशन दूर होती जाएगी, ठीक है। अगले पेज पे देखते हैं, राइट। हाँ, ठीक है। सो यहाँ पे देखिए उसने आपको एग्जाम्पल दे रखा है यहाँ पे अमोनिया का और फॉस्फीन का। अमोनिया के केस में ये जो बॉन्ड पेयर्स हैं ये वाले, दे आर नियर द नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के पास है, नाइट्रोजन की तरफ ज्यादा है, क्योंकि नेचुरली नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। उसने नाइट्रोजन हाइड्रोजन के जो इलेक्ट्रॉन पेयर थे जो हाइड्रोजन के साथ उसने शेयर किए थे वो अपनी तरफ खींच लिए, राइट। तो उसके पास ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन पेयर्स में होगी रिपल्शन। तो जितनी
इलेक्ट्रॉन पेयर्स में रिपल्शन ज्यादा होगी, नेचुरली बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा एज कंपेयर टू फॉस्फीन। फॉस्फीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो नेचुरली ये जो बॉन्ड पेयर्स हैं ये वाले, है ना, ये देखो फास्फोरस से थोड़ा दूर हो गए, क्योंकि नेचुरली नाइट्रोजन के कंपैरिजन में फास्फोरस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, तो बॉन्ड पेयर्स अवे हो गए फ्रॉम द सेंट्रल एटम। ठीक है, अवे होने के कारण अब उनके बीच में जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स के बीच में जो रिपल्शन है वो नेचुरली कम हो जाएगी। रिपल्शन कम होगी तो बॉन्ड एंगल कम होगा। आई होप इट इज क्लियर, इतना पता लगा आप लोगों को? ठीक है, सो यहाँ पे देखिए, जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं दे आर अवे फ्रॉम द सेंट्रल एटम इन मूविंग फ्रॉम अमोनिया टू बिस्मथ। जैसे कि अमोनिया के केस में इट इज वेरी क्लोज टू द नाइट्रोजन, एंड बॉन्ड पेयर इन पीएच बॉन्ड in case of phosphine is away from phosphorus. So as a result, force of repulsion between the bonded pair of electrons in ammonia is more than phosphine. ठीक है, so in general आपको एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि अगर इलेक्ट्रॉन पेयर्स में रिपल्शन कम होगी, डिक्रीज होगी, तो नेचुरली बॉन्ड एंगल भी डिक्रीज होगा। ठीक है, यानी कि फोर्सेस ऑफ रिपल्शन अगर ज्यादा होंगी, बॉन्ड एंगल भी ज्यादा होगा, मींस दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर फोर्सेस ऑफ रिपल्शन, रिपल्शन नॉट अट्रैक्शन, ठीक है, अगर फोर्स ऑफ रिपल्शन कम है तो नेचुरली बॉन्ड एंगल भी कम होगा। सो यहाँ नाइट्रोजन के केस में क्योंकि बॉन्ड पेयर्स जो है दे आर वेरी नियर टू द नाइट्रोजन, सो रिपल्शंस आर मोर, हेंस बॉन्ड एंगल इज लार्ज। इस केस में रिपल्शंस आर लेस, सो बॉन्ड एंगल इज लेस। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सिमिलरली फॉस्फीन के बाद जब आप आर्सीन पे आओगे, आर्सीन के केस में यहां मैं बनाती हूं आर्सीन, ठीक है, सो दिस इज नेचुरली सबका शेप तो एक ही जैसा होगा, ये लोन पेयर है, तो इस केस में जो बॉन्ड पेयर्स हैं वो और भी ज्यादा दूर होंगे। फास्फोरस के कंपैरिजन में आर्सीन के केस में ये बॉन्ड पेयर्स और भी ज्यादा दूर हैं, तो अगर ज्यादा दूर होंगे तो नेचुरली इनके बीच में रिपल्शन और भी कम होगी और बॉन्ड एंगल और भी कम होगी। आई होप इट इज क्लियर। यस मैम। टू एवरीवन, ठीक है, चलिए अब हम करते हैं इसका कंपैरेटिव स्टडी कि इनके जो ये हाइड्राइड्स हैं इनकी बेसिक स्ट्रेंथ कैसी है, ग्रुप 15 की थर्मल स्टेबिलिटी वगैरह कैसी है, राइट। तो सबसे पहले हम बेसिक स्ट्रेंथ की बात करेंगे। पहले मुझे ये बताइए कि क्या ग्रुप 15 के हाइड्राइड्स जो हैं दे आर बेसिक इन नेचर? क्या ग्रुप 15 के हाइड्राइड्स जो हैं ये अमोनिया, फॉस्फीन, आर्सीन, आर दे बेसिक इन नेचर? क्या ये बेसिक है? कौन बताएगा? यस मैम। क्यों? व्हाई? मैम क्योंकि इनके पास लोन पेयर होता है और ये डोनेट कर सकते हैं। यस, वेरी गुड, वेरी नाइस, बहुत अच्छे बच्चा। यस, दे are basic in nature, they can act as Lewis bases. So ये लुइस बेसिस की तरह बिहेव करेंगे, इनके पास लोन पेयर है, ठीक है, या ये ब्रॉन्स्टेड बेस की तरह भी बिहेव कर सकते हैं बिकॉज दे कैन एक्सेप्ट अ प्रोटॉन, क्योंकि ये प्रोटॉन भी एक्सेप्ट कर सकते हैं, इनके पास लोन पेयर है, तो इन सब के पास लोन पेयर है, दैट्स व्हाई दे आर बेसिक इन नेचर, दे कैन एक्ट एज लुइस बेसिस, ठीक है, और ये अपना लोन पेयर डोनेट करते हैं दूसरे को बॉन्ड बनाने के लिए। सो इनके पास लोन पेयर है, राइट, ऑन द सेंट्रल एटम, सो दे एक्ट एज लुइस बेसिस एंड दे कैन डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर टू इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज, यानी कि ये अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकते हैं किसको? जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, और उनको हम कहते हैं लुइस एसिड्स, राइट, और नेचुरली ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर ये अमोनिया है, इसके पास है लोन पेयर और ये है BF3, इट विल एक्ट एज लुइस एसिड
it will act as Lewis space, so it will donate its electron pair to BF3 और ये बनाता है इस तरह का कॉम्प्लेक्स जिसमें ये जो एरो वाला बॉन्ड है इसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। लेकिन जब हम ग्रुप में मूव करते हैं तो इसका जो बेसिक कैरेक्टर है हाइड्राइड्स का, इट गोज ऑन डिक्रीजिंग, वो डिक्रीज होता जाता है, ठीक है। यानी कि जो अमोनिया है दैट इज डिस्टिंक्टली बेसिक, बहुत बेसिक है। pH3 जो है इट इज वीकली बेसिक, जबकि आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथीन दे आर वेरी वीकली बेसिक, बहुत वीक बेसिस है, ठीक है। उसका कारण क्या है? बिकॉज नाइट्रोजन हैज स्मॉलेस्ट साइज अमंग द हाइड्राइड्स, क्योंकि नाइट्रोजन का साइज छोटा है इसलिए इसका जो लोन पेयर है इट इज कंसंट्रेटेड ऑन अ स्मॉल रीजन, तो थोड़े रीजन में इसका लोन पेयर जो है वो कंसंट्रेटेड है, ठीक है। यानी कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम है किसके ऊपर? नाइट्रोजन के ऊपर। सो कॉन्सिक्वेंटली इट्स इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग टेंडेंसी इज मैक्सिमम, तो नेचुरली वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर पाएगा, राइट, एज कंपेयर टू अगर उसका सेंट्रल एटम का साइज इंक्रीज करे, यानी कि साइज बड़ा हो व्हेन वी मूव डाउन द ग्रुप, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो धीरे धीरे कम होती जाती है क्योंकि साइज बड़ा हो गया, ज्यादा कंसंट्रेटेड स्पेस में नहीं होंगे लोन पेयर, ठीक है, तो उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी, यानी कि वो लोन पेयर की डोनेशन की पॉसिबिलिटी कम हो जाएगी, राइट। So as a result, the electron donor capacity or the basic strength decreases down the group. तो नीचे की तरफ डिक्रीज हो गई। दूसरा है, ये भी इंपॉर्टेंट हो सकता है बेटा, दिस पॉइंट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, ठीक है, कि विच वन इज मोर बेसिक, या अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ देयर बेसिक स्ट्रेंथ। लिख दूं क्वेश्चन? अरेंज the following in order of their basic strength। ये ओपन बोर्ड अच्छा है प्लेटफॉर्म, लेकिन ना इस पे राइटिंग नहीं अच्छी आती। बेसिक स्ट्रेंथ, ठीक है, यानी कि अमोनिया, फॉस्फीन, आर्सीन, स्टिबीन और बिस्मथीन, इनको आपने अरेंज करना है एंड एक्सप्लेन व्हाई। तो ये क्वेश्चन हो गया असाइनमेंट के लिए, आप लिख लेना। उसके बाद आ जाइए थर्मल स्टेबिलिटी पे। थर्मल स्टेबिलिटी हाइड्राइड्स की जो है दैट आल्सो डिक्रीजेस एज वी मूव डाउन द ग्रुप, यानी कि सबसे ज्यादा स्टेबल हाइड्राइड जो है वो अमोनिया है, उसके बाद सबसे कम दैट इज बिस्मथीन, ठीक है। सो ये जो स्टेबिलिटी ऑर्डर ये हो गया, और ये किसके ऊपर बेटा डिपेंड करता है? थर्मल स्टेबिलिटी ये डिपेंड करता है कि मेटल एलिमेंट और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड है वो कितना स्ट्रॉन्ग है। अगर उसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ज्यादा है तो वो स्टेबल होगा, अगर उसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम है तो वो कम स्टेबल होगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अमोनिया के केस में ये जो NH बॉन्ड है इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है 389, जबकि पीएच की उससे कम है, आर्सीन की उससे कम है, स्टिबीन की बॉन्ड की उससे कम है, ठीक है। सो इट डिपेंड्स अपॉन द बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ अ बॉन्ड, कि वो कितने आसानी से टूट रहा है। अगर वो आसानी से टूटेगा वो कम स्टेबल होगा, अगर वो मुश्किल से टूटेगा यानी ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी आपको उसको तोड़ने के लिए, तो वो कम ज्यादा स्टेबल होगा। देन कम्स रिड्यूसिंग कैरेक्टर। रिड्यूसिंग कैरेक्टर मतलब कि ये जो हाइड्राइड्स हैं ये रिड्यूसिंग नेचर के हैं, यानी कि दे एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट्स, दे हैव अ रिड्यूसिंग कैरेक्टर, ठीक है। और इनका ये जो रिड्यूसिंग कैरेक्टर है नेचुरली वो डिपेंड करेगा ऊपर वाली प्रॉपर्टी के ऊपर, यानी कि थर्मल स्टेबिलिटी के ऊपर। जिसकी थर्मल स्टेबिलिटी ज्यादा है यानी कि वो वीक रिड्यूसिंग एजेंट होगा, उसका रिड्यूसिंग कैरेक्टर सबसे कम होगा नेचुरली, क्योंकि उसका जो ये नॉन मेटल और हाइड्रोजन बॉन्ड है वो टूटेगा नहीं, ज्यादा एनर्जी चाहिए। तो रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है? रिड्यूसिंग एजेंट वो होता है विच गिव्स हाइड्रोजन, यानी कि बॉन्ड टूटे और वो हाइड्रोजन दे, ठीक है। तो इस केस में
जिसकी बॉन्ड की एनर्जी ज्यादा होगी, यानी कि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा जिसमें, नेचुरली दैट विल एक्ट एज अ वीक रिड्यूसिंग एजेंट। सो इस केस में बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी जो है वो सबसे कम है अमोनिया की, सॉरी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी सबसे ज्यादा है अमोनिया की, तो ये सबसे कम वीक रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है, एज कंपेयर टू फॉस्फीन, एज कंपेयर टू आर्सिन, एंटीमनी, सॉरी, स्टिबीन एंड बिस्मथीन। सो रिड्यूसिंग कैरेक्टर इंक्रीजेस फ्रॉम अमोनिया टू बिस्मथीन। तो सबसे स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट हुआ बिस्मथीन, क्योंकि उसका जो BiH बॉन्ड है दैट विल इजीली ब्रेक, ठीक है। So reducing character depends upon the stability of the hydride. Greater the stability, greater is its reducing character. ठीक है? So it decreases down the group, hence reducing character increases. उसके बाद आता है बेटा boiling point. ये reducing character वाला भी important हो सकता है. So please इसको भी कर लेना. ये orders जरूर आपको आने चाहिए. ठीक है? Boiling point. अमोनिया 240 केल्विन पे इसका बॉइलिंग पॉइंट है सबसे हायर नेचुरली। अब देखो चौथा पॉइंट भी जो है उसकी स्टेबिलिटी के ऊपर डिपेंड कर रहा है, यानी कि उसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी के ऊपर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। क्योंकि अमोनिया का बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी सबसे ज्यादा है तो नेचुरली उसका बॉइलिंग पॉइंट भी सबसे ज्यादा होगा। बॉइल करने के लिए आपको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, राइट। सो अमोनिया हैज हायर बॉइलिंग पॉइंट देन फॉस्फीन, then phosphine, and then it increases down the group because of increase in size. अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, इसका बॉइलिंग पॉइंट का अगर आप ग्राफ ड्रॉ करोगे इट विल बी लाइक दिस, दिस इज फॉर अमोनिया, सॉरी, एंड देन इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। मैंने गलत लिख दिया ना, हाँ सॉरी, ये होगा ऐसे, यानी कि अमोनिया का ज्यादा है, फॉस्फीन का कम है, देन इट इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, इट विल बी लाइक दिस। मैं दोबारा बनाती हूँ इसको, ऊपर चला गया। सो इफ वी प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन, यहाँ पे ले लेते हैं हम एटॉमिक नंबर, यहाँ पे हम ले लेते हैं बॉइलिंग पॉइंट, तो इसका जो ग्राफ है इट विल बी लाइक दिस, यानी कि राइट की शेप में, यानी कि अमोनिया का ज्यादा है, उससे कम, यानी यहां आया अमोनिया, उससे कम फॉस्फीन, एंड देन इट इंक्रीजेस आर्सिन, स्टिबीन एंड बिस्मथीन। कौन मुझे बताएगा इसका आंसर? +2 में भी किया हुआ है, शाबाश। हु विल कम अप विद द आंसर? है किसी की नॉलेज में? मैम क्योंकि NH3 में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। वेरी गुड, वेरी गुड। कौन बोल रहा है? मेरे को पता नहीं कौन बोल रहा है, इसलिए मैं नाम पूछ रही हूँ। अदिति, वेरी गुड, शाबाश बेटा, यस। अदरवाइज अगर हम यहाँ पे कहें तो ये ऐसा ट्रेंड आना चाहिए था कि इट शुड इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, ठीक है, ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन अमोनिया का ज्यादा है, फिर फॉस्फीन का कम है, और उसके बाद इट इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। इसका रीजन ये है कि अमोनिया के केस में इसमें होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, अमोनिया अंडरगोज हाइड्रोजन बॉन्डिंग, लेकिन बाकियों के केस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती, ठीक है। आपको एक और चीज याद रखनी है, हमेशा जब भी आपसे कोई पूछे कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसमें होगी, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग सिर्फ उसमें होगी जिसमें फ्लोरीन लगा हो, ऑक्सीजन लगा हो या नाइट्रोजन लगा हो। किसके साथ? हाइड्रोजन के साथ। ये 3 मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स अगर ये हाइड्रोजन के साथ बॉन्डेड हैं देन दे विल अंडरगो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, अदरवाइज उसके अलावा कोई भी उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी। तो अमोनिया के केस में इट अंडरगोज हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इस तरह से होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, राइट। सो ये भी जुड़ा हुआ है दूसरे अमोनिया के नाइट्रोजन के साथ, एंड सो ऑन, ये भी जुड़ा होगा, ये भी जुड़ा होगा, इधर से भी जुड़ा होगा, एंड सो ऑन। सो इस तरह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। ये जो डॉटेड लाइन वाले हैं दैट मीन्स हाइड्रोजन बॉन्ड, मीन्स एक मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन दूसरे मॉलिक्यूल के नाइट्रोजन
के साथ अगर उसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, दैट इज हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, वो इसलिए होता है क्योंकि नाइट्रोजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। तो नेचुरली एक मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन जिसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है और दूसरे मॉलिक्यूल का नाइट्रोजन जिसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। सो इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, लेकिन फॉस्फीन में नहीं होती, इसलिए उसका बॉइलिंग पॉइंट कम है। लेकिन उसके बाद क्यों इंक्रीज हो रहा है? बिकॉज एज वी मूव डाउन द ग्रुप, van der Waals forces of attraction increases because size increases। क्योंकि जब हम ग्रुप में मूव कर रहे हैं, अमोनिया को छोड़ के एनोमलस बिहेवियर हो गया इसका, ठीक है, फॉस्फीन के बाद नेचुरली ग्रुप में जो साइज है एटम का वो इंक्रीज हो रहा है। तो नेचुरली जैसे जैसे साइज बढ़ रहा है तो van der Waals फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन भी इंक्रीज हो रहे हैं। दैट्स व्हाई बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस। आई होप माय पॉइंट इज क्लियर। बेटा मेरा पॉइंट क्लियर है? यस मैम। यस मैम। हाँ, सो ये देखो यहाँ पे डायग्राम बना के उसने दिखाया हुआ है जो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया। सो एबनॉर्मली हाई बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अमोनिया इज ड्यू टू द टेंडेंसी टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड्स। ठीक है, जबकि फॉस्फीन और बाकी हाइड्राइड्स में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कौन सी हैं? वैन डर वाल्स फोर्सेस। ठीक है, ये हमेशा बात याद रखना कि जब हम ग्रुप में मूव करते हैं तो वैन डर वाल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीजेस, लेकिन वैन डर वाल्स फोर्सेस जो हैं दे आर वीकर फोर्सेस देन हाइड्रोजन बॉन्ड। हमेशा एक ना आप ऑर्डर याद रखिए, आयनिक बॉन्ड सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड है, उसके बाद आता है कोवलेंट बॉन्ड, उसके बाद आता है हाइड्रोजन बॉन्ड, उसके बाद आता है ये डायपोल डायपोल इंटरेक्शंस, डायपोल डायपोल इंटरेक्शंस। ठीक है, यानी कि एक मॉलिक्यूल का डायपोल दूसरे मॉलिक्यूल का डायपोल, और उसके बाद आता है सबसे वीकेस्ट वैन डर वाल्स फोर्सेस। तो वैन डर वाल्स फोर्सेस सबसे वीकेस्ट हैं। तो अगर एक मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है और एक मॉलिक्यूल में सिर्फ वैन डर वाल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है, तो नेचुरली हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाले का बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा। ठीक है, एंड नेचुरली बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस फ्रॉम फॉस्फीन टू बिस्मथीन। ठीक है, एंड नाइट्रोजन जो है दूसरे हाइड्राइड्स भी बनाता है, जैसे जिसको हम कहते हैं हाइड्राजीन। इसका फॉर्मूला जरूर आना चाहिए आपको, हाइड्राजीन दैट इज N2H2, या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं NH2 बॉन्ड NH2, दिस इज कॉल्ड हाइड्राजीन। सो इट इज ऑल्सो अ रिड्यूसिंग एजेंट। हाइड्रोजोइक एसिड HN3, ठीक है, हाइड्रोजन। सो ये इंपॉर्टेंट हाइड्राइड्स हैं नाइट्रोजन के। नाउ नेक्स्ट इज प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया। ये बेटा आप लोगों ने पहले भी किया हुआ है छोटी क्लासेस में, तो ये मैं सोचती हूँ कि आपको असाइनमेंट दे दूं। व्हाट डू यू थिंक? प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया बाय हेबर्स प्रोसेस, ये आप लोगों ने छोटी क्लासेस में पिछले साल +2 में भी किया हुआ है। बताइए, हरी आप जल्दी बोलो, आप कर लोगे? यस मैम। सो मैं क्वेश्चन दे रही हूँ ये एज होमवर्क। होमवर्क क्वेश्चन, how will you prepare या ऐसे कर लेते हैं, how will you नहीं करते, discuss the preparation of ammonia by हेबर्स प्रोसेस। एंड इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, बहुत बार आती है, +2 में भी आप लोगों ने अच्छे से इसको याद किया क्या होगा। ठीक है, बाय हेबर्स प्रोसेस। सो यहाँ मैं लिख भी देती हूँ कि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसकी प्रोसेस, राइट। सो अगर इंडस्ट्रियल, वैसे अगर आपको अमोनिया प्रिपेयर करना है लैब में, तो आप अमोनियम क्लोराइड को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कर दोगे, इट विल फॉर्म अमोनिया प्लस वाटर प्लस सोडियम क्लोराइड। ठीक है, या मैग्नीशियम नाइट्राइड को हाइड्रोलिसिस करें तो भी बन जाता है। हेबर्स प्रोसेस से हम एलिमेंटल स्टेज से बनाते हैं, ठीक है, जिसमें नाइट्रोजन गैस को कंबाइन किया जाता है विद हाइड्रोजन टू फॉर्म अमोनिया। लेकिन इस प्रोसेस में ये चीजों का ध्यान रखना पड़ता है
कि टेम्परेचर लो होना चाहिए, प्रेशर हाई होना चाहिए, कंसंट्रेशन हाई होनी चाहिए रिएक्टेंट्स की, यानी कि नाइट्रोजन हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन ज्यादा होनी चाहिए, तभी जो रिएक्शन है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, जिसको हम कहते हैं ली चैटलियर्स प्रिंसिपल, है ना, कि अगर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ज्यादा है तो नेचुरली द रिएक्शन विल प्रोसीड इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। अगर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाएगी तो रिएक्शन विल प्रोसीड इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, क्योंकि ये रिएक्शन जो है ये रिवर्सिबल है, दिस रिएक्शन इज रिवर्सिबल रिएक्शन। ठीक है, तो ये चीजों का हमें ध्यान रखना है, और अगर हम कैटलिस्ट यूज करें तो नेचुरली वो रिएक्शन फास्ट हो जाएगा। तो उसमें कौन सा कैटलिस्ट यूज होता है, दैट इज फाइनली डिवाइडेड आयरन कंटेनिंग मॉलिब्डेनम इज यूज्ड। ठीक है, तो ये हेबस प्रोसेस आप खुद करोगे बेटा, दैट इज योर होमवर्क, आई होप कर लोगे, छोड़ सकती हूँ ना आपके ऊपर? यस मैम। ओके, चलिए आगे चलते हैं फिर। हाँ जी, नेक्स्ट है, अब इसकी प्रॉपर्टीज आ गई, अमोनिया की प्रॉपर्टीज, सॉरी ये पेज थोड़ा ब्लर्ड हुआ है। हाँ जी, सो क्या क्या प्रॉपर्टीज है इसकी? सो ये कलरलेस गैस होती है, इसकी एक पर्टिकुलर स्मेल है, पंजेंट स्मेल होती है। आप मतलब अगर लेबोरेटरी में हो तो आप अगर उसको स्मेल करो तो आप स्मेल करके बता सकते हो कि यस इट इज अमोनिया गैस। सो उसकी एक पेक्यूलियर सी स्मेल होती है, ठीक है, एंड इट इज अल्कलाइन इन टेस्ट, यानी कि बिटर इन टेस्ट, एंड इट ब्रिंग्स टीयर्स इन द आईज। अगर हम अमोनिया की बोतल एकदम से खोल के उसको स्मेल करें तो वो एकदम से है ना, हमारी आंखों में पानी आ जाता है, राइट। सो ये लाइटर देन एयर है, इट इज कलेक्टेड डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर, इट इज वेरी हाईली सॉल्युबल इन वाटर, हाईली सॉल्युबल इन वाटर है, इसीलिए हम अमोनिया गैस को पानी में डिसॉल्व करते हैं टू फॉर्म अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अमोनिया reacts with water to form ammonium hydroxide, so it is readily soluble in water। ठीक है, उसके बाद हाँ ये भी इंपॉर्टेंट, एक नंबर का क्वेश्चन हो गया बेटा। 1 ml of water at 0 degree Celsius can dissolve about 1300 ml of ammonia, and an aqueous solution of ammonia is known as ammonia liquor। Question: what is ammonia liquor?